वेलकम एवरीवन, स्वागत है सभी का। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5। टुडे वी विल स्टडी चैप्टर 5 ऑफ बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट सेकंड, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2। द नेम ऑफ चैप्टर इज वुमेन चेंज द वर्ल्ड। औरतों ने बदली दुनिया। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि वुमेन के काम को, जो भी वुमेन्स घर पे काम करती हैं, उसको काम नहीं समझा जाता। और आपने ये भी देखा कि जो घर का काम होता है, जहाँ सभी की केयर करना, ये सभी काम किसके समझे जाते हैं? फीमेल्स के ही समझे जाते हैं। और कोई स्पेसिफिक आवर्स नहीं होते कि ये काम कब शुरू होगा या कब खत्म होगा। मतलब ये काम कभी खत्म होता भी नहीं है। लास्ट चैप्टर में आपने देखा था कि किस तरह से सोनाली अपनी मदर के काम को काम समझती ही नहीं है, और जसप्रीत जब उन्होंने काम से छुट्टी ली तो उनको रियलाइज़ हुआ कि उनकी मदर भी बहुत काम करती है, क्योंकि सोनाली और हर्षरण को फिर खुद ही घर का काम करना पड़ा। और फिर उन्हें समझ आया कि नहीं, महिलाएं जो घर में होती हैं, हाउसवाइफ, वो भी काम करती हैं। सो इस चैप्टर में हम समझेंगे कि वुमेन्स ने किस तरह से चेंज लाई है हमारे समाज में, हाउ वुमेन्स हैव ब्रॉट चेंज इन आवर सोसाइटी। इन दिस चैप्टर हम ये भी स्टडी करेंगे कि वुमेन ने किस तरह से स्ट्रगल की है इक्वलिटी के लिए। आप देखते हैं आज भी समाज में कि वुमेन्स को उतनी सैलरी या उतना अमाउंट काम के लिए नहीं दिया जाता, उतनी वेजेस नहीं दी जाती जितनी मेल्स को दी जाती है। तो यू विल आल्सो स्टडी इन दिस चैप्टर हाउ वुमेन्स हैव स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। इक्वालिटी के लिए उनका संघर्ष, कौन कौन सी अलग अलग मूवमेंट्स वुमेन्स ने चलाई, और कुछ वुमेन्स के बारे में आप पढ़ेंगे जिन्होंने फीमेल्स जहाँ वुमेन ओरिएंटेड फेमिनिज्म या वुमेन्स के लिए काम किया हुआ है ना। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। ये पिक्चर दिखा रही है कि कैसे वुमेन एक समाज में चेंज ला सकती हैं। हु डज व्हाट वर्क, कौन क्या काम करता है। यहाँ पे आप इमेजेस बनाएंगे। एक फार्मर में मेल की इमेज बनाएंगे आप, या फीमेल की इमेज बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू आर 45 स्टूडेंट्स इन योर क्लास। सभी बच्चे अगर पिक्चर बनाएं तो कौन सी फार्मर की पिक्चर में मेल होगा कि फीमेल होगा? फैक्ट्री वर्कर की इमेज में मेल होगी कि फीमेल होगी? ऐसे ही नर्स की इमेज में वुमेन होगी या मैन होंगे, है ना। तो इस तरह से आपको इमेज बनानी है। तो आप फिर देखेंगे कि टीचर की इमेज में मेल इमेजेस कितने बच्चों ने बनाई और फीमेल इमेजेस कितने बच्चों ने बनाई, और कितने बच्चों ने मेल की इमेजेस बनाई हैं, और क्या कारण है कि उन्होंने किसी पर्टिकुलर काम के लिए मेल की इमेज को बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फीमेल्स काम करती हैं एग्रीकल्चर का किस तरह से। रोजी मैम की क्लास में 30 चिल्ड्रन है। रोजी मैम क्लास हैज 30 चिल्ड्रन। उन्होंने भी इस तरह की एक्सरसाइज की। अब सभी बच्चों को कहा कि आप बच्चे इमेजेस बनाइए, टीचर की इमेज बनाइए, फार्मर की इमेज बनाइए, फैक्ट्री वर्कर की इमेज बनाइए, नर्स की इमेज बनाइए, साइंटिस्ट की और पायलट की भी इमेज बनाइए। और ये डाटा सामने आता है। टीचर की मेल टीचर्स की इमेज कितने बच्चों ने बनाई? 5 ने। 25 फीमेल इमेजेस थी। इस तरह से फार्मर्स की इमेजेस में 30 सिर्फ मेल ही थे, और फीमेल की इमेज किसी ने नहीं बनाई, क्योंकि बच्चे नहीं समझते थे कि जो फार्मिंग का काम है वो फीमेल्स भी कर सकती हैं। ऐसे हमारे समाज में है, हम सोचते हैं, है ना, कि फीमेल्स के काम ये होते हैं। एक अच्छी टीचर फीमेल होती है, और फार्मर फीमेल्स नहीं होती। नर्स फीमेल ही होती हैं। जहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं, नर्स फीमेल्स को ही समझा जाता है ना। फीमेल और नर्स में मेल की किसी ने भी पिक्चर नहीं बनाई। साइंटिस्ट में देख रहे हो कि मैक्सिमम मेल्स की ही पिक्चर बनाई गई है, फीमेल्स की नहीं बनाई गई, क्योंकि फीमेल्स को समझा जाता है कि उनमें वो साइंटिस्ट जहाँ उनमें ऐसे लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती इतनी अच्छी। सेम पायलट में भी मेल्स की ज़्यादा बनाई गई और फीमेल्स की कम बनाई गई। तो ये एक व्यू पॉइंट देता है हमें कि हम किस तरह से फीमेल्स को के बारे में सोचते हैं, कौन सा काम वो कर सकती हैं और कौन सा काम वो नहीं कर सकती हैं। नाउ वी विल सी फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस, है ना। तो काम उनको जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है फीमेल्स को, वो बहुत कम होती हैं,
और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा की जाती हैं. वी कैन सी हिंदी आल्सो. कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं, है ना. तो आपने देखा कि मैक्सिमम बच्चों ने जो भी जब उनको नर्सिस की पिक्चर बनाने को ही गई तो उन्होंने मेल्स फीमेल्स की पिक्चर बनाई और मैन के लिए आर्मी ऑफिसर्स की पिक्चर बनाई, है ना. तो रीज़न क्या है? रीज़न दैट दे डिड दिस इज बिकॉज दे फील दैट आउटसाइड द होम टू वुमेन आर गुड एट ओनली सर्टेन जॉब, है ना. वुमेन्स कुछ ही काम घर के बाहर हैं जो वो कर सकती हैं. जैसे फीमेल्स को नर्सिस अच्छा माना जाता है क्योंकि वो ज़्यादा विनम्र होती हैं और पेशेंट होती हैं, है ना. वुमेन के रोल किसके साथ लिंक किया गया है यहाँ पे? घर के कामों के साथ. जैसे घर में फीमेल्स अपने परिवार की अच्छे से केयर करती हैं, वैसे ही उनके रोल को एज अ नर्स भी देखते हैं लोग. और ये माना जाता है कि जो गर्ल्स होती हैं, साइंस उनका टेक्निकल माइंड नहीं होता और वो टेक्निकल थिंग्स के साथ डील अच्छे से नहीं कर सकती. इसीलिए समाज में ये माना जाता है कि फीमेल्स के लिए काम नहीं बने हैं. बिकॉज सो मैनी पीपल बिलीव इन दिस स्टीरियोटाइप्स. तो इस तरह से रूढ़िवादी सोच होती है लोगों की, जिसकी वजह से बहुत सारी लड़कियाँ पढ़ नहीं सकती, जहाँ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के लिए स्टडी नहीं कर पाती क्योंकि उनको समझा जाता है कि वो ये काम नहीं कर पाएंगी. और बहुत सारी फैमिलीज़ में तो ये कहा जाता है, मैनी मैनी फैमिलीज़ सिर्फ जैसे ही उनका स्कूल ख़त्म होता है तो उनको एनकरेज किया जाता है कि वो अब शादी के लिए सोचना शुरू कर दें. सो ब्रेकिंग दीज स्टीरियोटाइप्स, इस तरह के जो रूढ़िवादी सोच है उसको ब्रेक किया है. यहाँ पे कहानी है 27 ईयर ओल्ड 27 वर्षीय लक्ष्मी लाकरा की. ये झारखंड की एक ट्राइबल फैमिली से है. ही इज़ फ्रॉम पोर ट्राइबल फैमिली इन झारखंड. शी इज़ द फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर फॉर नॉर्दर्न रेलवेज. तो पहली वुमेन इंजन ड्राइवर है. नहीं तो ड्राइवर इंजन ड्राइवर वो भी वुमेन, ऐसा तो हम सोच भी नहीं सकते हैं अपने समाज में. लेकिन लक्ष्मी लकड़ा ऐसी लेडी थी जो पहली वुमेन इंजन ड्राइवर बनी नॉर्दर्न रेलवे के लिए. यहाँ पे छोटी सी कहानी है लक्ष्मी की. लक्ष्मी पेरेंट्स आर नॉट लिटरेट. वो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे लक्ष्मी के पेरेंट्स और बहुत हार्डशिप करते थे. उन्होंने बहुत संघर्ष किया लक्ष्मी को पढ़ाने के लिए. लक्ष्मी ने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की और घर के कामों में भी हाथ बटाती थी लक्ष्मी. उसने बहुत मेहनत की और स्कूल करने के बाद उसने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया. उसने पहली ही अटैम्प्ट में रेलवे बोर्ड का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, है ना. तो इस तरह से वो फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर बनी जो रेलवे के इंजन को चलाती थी. लक्ष्मी का कहना है, लक्ष्मी सेज आई लव चैलेंजेस एंड द मोमेंट समबडी सेज इट इज नॉट फॉर गर्ल्स आई मेक श्योर आई गो अहेड एंड डू इट, है ना. तो लक्ष्मी कहती है कि जब भी कोई कहता है कि ये लड़कियों के लिए काम नहीं बना तो मैं उसको एज अ चैलेंज लेती हूँ और उसको करके दिखाती हूँ. सो लक्ष्मी ने ऐसा कई बार अपनी लाइफ में किया है. जैसे उसने एक इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टडी करना चाहा. वो मोटरसाइकिल चलाती थी अपने पॉलिटेक्निक कॉलेज में और शी डिसाइडेड टू बिकम एन इंजन ड्राइवर, जो कि लड़कियों के काम में नहीं माना जाता है. लक्ष्मी की फिलॉसफी थी कि जब तक मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही और अपने काम में मुझे आनंद आ रहा है और अपने मैं पेरेंट्स की भी हेल्प कर रही हूँ तो इसमें कोई गलत नहीं है. मुझे अपने चॉइस के जीवन जीने का पूरा अधिकार है. ओके, these are the things about Lakshmi Lakra. She has broken the female stereotypes in the society. It's important to understand that we live in a society in which all children face pressures. All children face pressures from the world around them. सभी बच्चों को प्रेशर फेस करने पड़ते हैं. समटाइम्स हमारे बड़े हमें जैसे कहते हैं हमें वैसा ही अपने फ्यूचर के बारे में सोचना होता है. जैसे बड़े हमें हमारे लिए डिसीजंस लेते हैं. बहुत बार हम देखते हैं कि हमारे फ्रेंड्स ही हमें टीज करते हैं, है ना. Boys are pressurized to think about getting a job that will have a good salary, that will pay a good salary.
है ना। बॉयज़ अच्छी सैलरी कमाएं उसके लिए उनको प्रेशराइज किया जाता है। उनको इस तरह से भी कहा जाता है कि उनको बॉयज़ की तरह बिहेव करना चाहिए, उनको रोना नहीं चाहिए, है ना। बॉयज़ रोते नहीं हैं, गर्ल्स ही रोती हैं, इस तरह से चीज़ें हैं। नीचे स्टोरी है ज़ेवियर की। इफ़ यू वर ज़ेवियर, व्हाट सब्जेक्ट वुड यू चूज़ एंड व्हाई? In your experience, what are some of the other pressures that boys experience? तो यहाँ पे जेवियर की स्टोरी है। जेवियर की स्टोरी में क्या है, उसके 10th के बोर्ड का एग्ज़ाम है ना आउट हुआ है, रिजल्ट आया है उसका। उसके साइंस और मैथ में अच्छे नंबर नहीं आए, लेकिन हिस्ट्री और लैंग्वेजेस में उसके अच्छे नंबर आए हैं। उसके पेरेंट्स उसका जब रिपोर्ट कार्ड देखते हैं वो खुश नहीं होते हैं। सो जेवियर के पेरेंट्स बोलते हैं कि Xavier, you have managed only 65% in maths. Your marks in physics are low too. है ना। तो I know mama, but it's okay because I don't want to take math or science. I want to study history. तो जेवियर कहता है कि मुझे तो हिस्ट्री और दूसरी लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, हिस्ट्री अच्छी लगती है, तो मुझे पढ़ना ही नहीं है मैथ और साइंस। कम आए हैं तो क्या हुआ, है ना। सो उसके मामा कहते हैं कि हिस्ट्री में क्या कोई स्कोप तो है नहीं, तो मैथ और साइंस पढ़ना चाहिए और कंप्यूटर भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि उससे मैथ और कंप्यूटर पढ़ने से अच्छी जॉब मिल जाती है। सो इन दिस केस इफ़ यू वर ज़ेवियर, आप कौन से सब्जेक्ट चूज़ करते एंड वाई, है ना, और क्यों वो सब्जेक्ट चूज़ करते, ये आपको सोचना है। कि कोई आप जो पढ़ना चाहते हो, कोई अगर आपको बोल रहा है कि ये सब्जेक्ट नहीं लेने हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। दिस यू हैव टू थिंक। लर्निंग फॉर चेंज, है ना, परिवर्तन के लिए, लर्निंग फॉर चेंज। सो गोइंग टू स्कूल इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, है ना। आज सभी बच्चों को स्कूल, मैक्सिमम बच्चों को स्कूल भेजा जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था। आज हम देखते हैं कि मैक्सिमम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, तो ये हमें नॉर्मल दिखता है ना। कुछ बच्चे आज भी स्कूल में जाना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। बट इन द पास्ट रीडिंग एंड राइटिंग वॉज नाउन टू ओनली अ फ्यू। बहुत कम बच्चे पढ़ पाते थे। आज नॉर्मली मैक्सिमम स्टूडेंट्स को चांसेस मिलते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो पहले क्या होता था कि कुछ बच्चे ही पढ़ना लिखना सीख पाते थे, बाकी जो उनकी फैमिलीज में पिछले उनके जो पूर्वज थे या एल्डर्स थे जो काम करते आए थे वही काम करते थे। गर्ल्स की सिचुएशन भी बहुत अच्छी नहीं थी। In communities that taught sons to read and write, daughters were not allowed to learn the alphabet. गर्ल्स को तो एक अक्षर भी पढ़ने की उनको अधिकार नहीं दिया था। पॉटरी, वीविंग, क्राफ्ट्स ये सब वगैरह फैमिलीज में सिखाए जाते थे। डॉटर्स जो बेटियां होती थी इनमें कंट्रीब्यूट करती थी। डॉटर्स और वुमेन्स जो होती थी उनका एक सपोर्टिव रोल समझा जाता था। आदू वो जो मिट्टी होती है बर्तन बनाने के लिए, जो मिट्टी के सारी चीज़ें मैनेज कर वुमेन ही करती थी, लेकिन वो जो जिस पे बर्तन बनाया जाता है मिट्टी का, वो वुमेन नहीं चलाती थी। In the 19th century, many new ideas about education and learning emerged. Schools became more common, and communities that had never learned reading and writing start sending their children to school. है ना। 19th सेंचुरी में काफ़ी परिवर्तन आए एजुकेशन के एरिया में, और बहुत सारे लोग जिन्होंने स्कूल के बारे में सोचा भी नहीं था, कभी जा नहीं सकते थे, वो भी स्कूल जाने लगे। लेकिन अब भी वुमेन्स के लिए, गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए काफ़ी अपोजिशन था कि yet many women and men made efforts to open schools for girls. Women struggled to learn to read and write. तो वुमेन को फिर भी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी, उनको स्कूल नहीं जाने दिया जाता था, और इस डायरेक्शंस में कुछ वुमेन्स ने एफर्ट्स किए और उनके लिए स्कूल्स भी खोले गए। यहाँ पे कहानी है पंडिता रमाबाई की। 1858 से 1922 तक इनकी लाइफ है। शोन एवब ये पंडिता रमाबाई की पिक्चर है, जिसमें वो अपनी बेटी के साथ दिखाई दे रही हैं आप सभी को स्क्रीन में। तो इन्होंने वुमेन की एजुकेशन के लिए काफ़ी काम किया है। ये कभी स्कूल नहीं जा पाई, है ना। इन्होंने खुद ही पढ़ना लिखना सीखा अपने पेरेंट्स से। इनको पंडिता नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इन्होंने संस्कृत को पढ़ा था और संस्कृत को ये अच्छे से पढ़ सकती थी।
जबकि वुमेन उस टाइम पे संस्कृत को पढ़ना एक आम बात नहीं थी। इन्होंने एक मिशन सेटअप किया है खेड़ गांव में, जो कि पुणे के पास है। 1898 में, आपको ये याद रखने हैं, 1898 में खेड़ गांव में पुणे के निकट इन्होंने एक मिशन स्टार्ट किया, जहाँ पे विडोज, जो भी विधवा और पोर वुमेन, गरीब औरतें होती हैं, उनको पढ़ाया जाता था और उनको इंडिपेंडेंट बनने के लिए प्रेरित किया जाता था। उनको बहुत सारे स्किल्स सिखाए जाते थे, जैसे कारपेंट्री हो गई, है ना, प्रिंटिंग प्रेस में काम देना, स्किल्स दैट आर नॉट यूजुअली टाइड टू द गर्ल्स इवन टुडे, है ना। आज भी इन गर्ल्स को ये स्किल्स नहीं सिखाए जाते हैं। तो पिक्चर में जैसे देखा जा सकता है, ये पिक्चर क्या है, प्रिंटिंग प्रेस में वुमेन्स काम कर रही है ना, प्रिंटिंग प्रेस में वुमेन्स काम कर रही हैं। अब हम एक्सपीरियंस पढ़ेंगे राज सुंदरी देवी का। ये भी एक लेडी हैं जिन्होंने अच्छा काम किया हुआ है। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, पहली 9 फीमेल हैं जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, राज सुंदरी देवी। 1800 टू 1890 तक इनका लाइफ स्पैन रहा है। ये कहाँ पे जन्म हुआ इनका? वेस्ट बंगाल में जन्म हुआ। एट द एज ऑफ 60 इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, अपनी आत्मकथा लिखी, इन बंगला में लिखी, है ना। अमर जीवन इनके बुक का, इनकी ऑटोबायोग्राफी का टाइटल था। इज द फर्स्ट नाउन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एन इंडियन वुमन। फर्स्ट नाउन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एन इंडियन वुमन। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. Okay, you need to learn this point. राज सुंदरी देवी was a housewife from a rich landlord's family, है ना, काफ़ी अमीर घर की, अमीर घर की में हाउस वाइफ थी, एक तरह से वो घर का काम ही करती थी। तो उस टाइम पे वुमेन को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, और ऐसा माना जाता था कि अगर वुमेन पढ़ लिख जाएगी तो उनके घर में बैड लक आ जाएगा और वो विडो हो जाएगी। इसके बावजूद भी उसने अपनी राज सुंदरी देवी ने अपनी पढ़ाई को जारी रखा, सीखने की अपनी जो उनकी वो थी वो उन्होंने जारी रखी। अब कुछ लाइनें राज सुंदरी देवी ने जो खुद की हैं उनकी। आई वुड स्टार्ट राइटिंग एट डॉन एंड आई वुड स्टिल बी एट इट अंटिल वेल बियॉन्ड मिडनाइट, है ना। वो रात को भी पढ़ती रहती थी, सुबह जल्दी उन्होंने उठ जाना और पढ़ाई शुरू कर देनी। उनको रेस्ट भी बहुत कम मिलती थी। सिर्फ वो 14 साल की थी, उन्होंने ये मतलब पढ़ने लिखने की कोशिश शुरू कर दी थी। उनका मन था कि वो कोई रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़े, है ना, रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़े, लेकिन वो बहुत अनलिखी थी। क्योंकि अनलकी थी, क्यों अनलकी थी, क्यों अभागे थी? क्योंकि उस टाइम वुमेन्स को पढ़ने नहीं दिया जाता था। वो अपने ही विचारों के साथ लड़ती थी, अपने ही विचारों को चेंज करती थी, खुद ही अपने मन में सोचती थी कि मैं क्यों ना पढ़ूं, इसमें गलत क्या है ना। वुमेन डू नॉट रीड, हाउ विल आई डू इट। फिर उसके बाद उनको एक सपना आया, है ना। देन आई हैड अ ड्रीम, आई वॉज रीडिंग द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ चैतन्य भागवत, द लाइफ ऑफ अ सेंट। उनको सपना आया कि वो एक चैतन्य भागवत पढ़ रही हैं। तो लेटर जब वो दूसरे दिन जब वो किचन में काम कर रही थी, उन्होंने अपने हस्बैंड को सुना। वो कहती हैं कि उन्हें अपने हस्बैंड को सुना अपने बड़े बेटे से बात करते हुए, विपिन, मैंने अपनी चेतन भागवत यहाँ पे रखी हुई है, जब मैं कहूँ तो तुम अंदर नहीं आना, है ना। तो ही लेफ्ट द बुक देयर एंड वेंट अवे। व्हेन बुक had been taken inside, I secretly took out a page and hid it carefully, है ना। जब उसने सुना कि बुक बाहर रखी हुई है, तो राज सुंदरी देवी ने क्या किया कि एक पेज उसमें से निकाल के छुपा दिया। पेज को छुपाना भी एक बहुत बड़ी बात थी। ओके, इस तरह से उनको पेज को छुपाना था कि पता ना चले कि किसी ने उनको देख लिया जहाँ पढ़ते हुए, क्योंकि पढ़ना उनको बिल्कुल भी अलाउड नहीं था फीमेल्स को। सो उनके बड़ा बेटा जो था, अल्फ़ाबेट्स जो अक्षर लिखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करता था पत्तों पे लिखना और प्रैक्टिस करना। और इस तरह से वो जो पत्तों पे अक्षर लिखते थे और लिखता था उसके बड़े बेटा राज सुंदरी देवी का, वो पत्ते भी छुपा लेती थी और जो लिखा होता था उनको प्रैक्टिस करती थी साथ में, और उनको याद करने की कोशिश करती थी। तो इस तरह से उन्होंने
सीख लिया, पढ़ना सीख ही लिया, है ना, फाइनली पढ़ना सीख ही लिया। आफ्टर रीडिंग द अल्फ़ाबेट, जैसे ही उनको अक्षर ज्ञान हो गया तो उन्होंने चैतन्य भागवत पढ़ना शुरू कर दिया और चैतन्य भागवत पढ़ने में वो सक्षम हो गई। उन्होंने अपनी आउन राइटिंग, शी आल्सो गिव द वर्ल्ड एन अपॉर्चुनिटी टू रीड अबाउट वुमेन्स लाइव्स इन दोज डेज, है ना। तो उन्होंने अपनी खुद की राइटिंग में लिखा हुआ है कि किस तरह से वुमेन को भी अपॉर्चुनिटी, किस तरह से वुमेन को अपॉर्चुनिटी नहीं थी उन दिनों पढ़ने लिखने की। सुंदरी ने अपने एवरीडे लाइफ और एक्सपीरियंस को डिटेल में लिखा हुआ है। वो बिल्कुल रेस्ट नहीं करती थी, कभी कभी तो पूरे दिन उनको खाने के लिए टाइम भी नहीं मिलता था। तो यहाँ पे एक और कहानी आएगी आगे। अनलाइक राज सुंदरी देवी, रोकेया हुसैन who were not allowed to learn to read and write, large number of girls attend school in India today, है ना। ऐसे ही एक फीमेल्स थी जिनका नाम था रुकैया हुसैन, उनको भी पढ़ने की इतनी आज़ादी नहीं थी। इस तरह से हम देखते हैं आज बहुत सारी गर्ल्स स्कूल जाती हैं। डिस्पाइट दिस देयर continue to be many girls who leave the school for reasons of poverty, inadequate schooling facilities and discrimination. तो ये सब चीज़ें हम अभी भी अपने समाज में देखते हैं कि फीमेल्स को कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ है जहाँ फीमेल्स को पढ़ने ही नहीं दिया जाता। यहाँ पे बच्चों आप देख रहे हैं पिक्चर SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल UNDP ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेट किए हैं, पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज इनको अचीव करने में लगी हुई हैं। चौथा गोल क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, आप इंटरनेट पे देख सकते हैं कि हमारे सस्टेनेबल, हमारे क्या इनफैक्ट यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेट किए हैं और कैसे हम उसको अचीव करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे, किस तरह की स्कूलिंग है, एजुकेशन, विद्यालय में कैसी एजुकेशन होती है आजकल, वो हम देखेंगे। आज हम देखते हैं कि वुमेन्स और गर्ल्स लार्ज नंबर्स में हम देखते हैं स्कूल जाते हैं। हमें पता है कि सेंसस हर 10 साल बाद होता है ना, 10 साल बाद सेंसस होता है जिसमें पूरी कंट्री की पॉपुलेशन को नोट किया जाता है, घर घर में जाके इंफॉर्मेशन एकत्रित की जाती है, एज, स्कूलिंग, व्हाट वर्क पीपल डू एंड सो ऑन। इस तरह से बहुत तरह तरह की इंफॉर्मेशन हर 10 साल बाद एकत्रित की जाती है और उस डाटा से हमें फिगर्स मिलती हैं, हमें पता चलता है कि हमारी कंट्री में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं। जैसे 1961 का सेंसस है जो, उसमें बॉयज़ 40% बॉयज़ पढ़े लिखे हुए थे, बॉयज़ यानी मेल्स पढ़े लिखे थे। 7 साल से ऊपर जो होता है, जो पढ़ लिख सकता है, उसको हम लिटरेट कहते हैं। और 15% ही थी वुमेन्स जो पढ़ी लिखी थी 1961 की सेंसस में, जबकि मेल कितने पढ़े लिखे थे, 40%। तो इस तरह से देखते हैं कि उस टाइम फीमेल्स बहुत कम पढ़ी लिखी थी। 2011 के सेंसस में हम देखते हैं कि 82% जो बॉयज़ जो मैंस हैं, मेल्स हैं, वो पढ़े लिखे हैं और 65% वुमेन्स पढ़ी लिखी हैं। इसमें भी हम डिफरेंस देखते हैं कि 17% का डिफरेंस है फिर भी, है ना, कि 70% मेल ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि फीमेल फिर भी कंपैरेटिवली टू मेल कम पढ़ी लिखी हैं। और हम आगे चलते हैं, इस इनइक्वालिटी को और आगे देखते हैं कि किस तरह से असमानता है। एक तरह से पढ़ाई के अवसर भी फीमेल्स को कम मिलते हैं मेल्स के कंपैरिजन में। हम यहाँ पे देख रहे हैं इस टेबल में प्राइमरी क्लासेस 5वीं तक ड्रॉप आउट रेट देख रहे हैं हम कि कितने बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, है ना। 5वीं कक्षा पास करने से पहले स्कूल छोड़ देते हैं। 4% लोग बच्चे बॉयज़ छोड़ देते हैं स्कूल और 3% गर्ल्स स्कूल छोड़ देती हैं। ओवरऑल 4% बच्चे तो स्कूल छोड़ ही देते हैं प्राइमरी में ही। अपर प्राइमरी में 4% लोग बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं और हायर जो एजुकेशन होती है, जैसे सेकेंडरी एजुकेशन 9वीं 10वीं या उसके बाद 17% बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, मतलब आगे पढ़ते ही नहीं। अब हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC और ST की बात करें तो इसमें पिक्चर और भी एस्टोनिशिंग है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप कि ST में बहुत ज़्यादा लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं प्राइमरी में ही। अपर प्राइमरी में 8.5-9% लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं और सेकेंडरी में तो 24-25% लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं। ST की सिचुएशन SC के कंपैरिजन में भी मतलब काफ़ी ज़्यादा कंपैरेटिवली वर्स है। So this data is taken from Education Statistics at a Glance.
मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट 2018। तो अब क्या रीज़न है, बच्चे स्कूल प्राइमरी स्कूल भी नहीं कंप्लीट कर पाते, क्यों छोड़ देते हैं स्कूल को, है ना। तो टेबल में आपने देखा कि किस तरह से गर्ल्स की पढ़ाई गर्ल्स को पढ़ने के कम मौके दिए जाते हैं और ड्रॉप आउट रेट गर्ल्स का ज़्यादा है। 2011 के सेंसस में इवन मुस्लिम गर्ल्स की जो सिचुएशन थी वो और भी ज़्यादा ख़राब थी एससी और एसटी कैटेगरी के वुमेन से भी। तो यहाँ पे रीजंस हैं, दलित आदिवासी मुस्लिम वुमेन स्कूल छोड़ देती हैं, रूरल एरियाज़ में स्कूल दूर होते हैं, और गर्ल्स को दूर स्कूल होंगे अगर तो नहीं भेजा जाएगा, है ना। तो जहाँ वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, बसेस नहीं है, वैन्स नहीं है, तो पेरेंट्स गर्ल्स को स्कूल में नहीं भेजना चाहते, इसलिए भी गर्ल्स को कम एजुकेशन मिलती है और उनको वो ज़्यादा नहीं पढ़ लिख पाती। मतलब 5वीं तक पढ़ेंगी, जहाँ 8वीं तक पढ़ेंगी, उसके बाद स्कूल अगर दूर पड़ता होगा तो वो स्कूल में नहीं जाएंगी। और बहुत से कारण हैं, जैसे सामाजिक कारण भी है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि का केस आपने पढ़ा है कि किस तरह से ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ गलत होता था, उनको स्कूल की सफाई करने के लिए लगाया जाता था, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, और काफ़ी सारे भेदभाव, जैसे कुएँ से पानी ना पी पाना, कॉमन कुएँ से, और बड़ी सारे डिस्क्रिमिनेशंस होती थी। तो इसके ये केस वुमेन्स के केस में भी हो सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं परसेंटेज बॉयज़ हैं, ऑन द एवरेज 4.36% बॉयज़ जहाँ मेल्स हैं जो जिनका इस तरह से ड्रॉप आउट रेट है, और एसटी बॉयज़ का ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट है ना, एसटी बॉयज़ का ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट है। यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये कैंपेन लॉन्च हुई थी 2014 में। इस कैंपेन के बारे में बच्चों आपको पढ़ना है डिटेल में स्टडी करना है आपको। यहाँ पे आप वुमेन्स के मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से आंदोलन वुमेन ने चलाए। ऐसा नहीं है कि वुमेन को इक्वालिटी ऐसे ही मिल गई है ना। उन्होंने उसके लिए बहुत स्ट्रगल की हुई है। जो भी चेंजेस हम समाज में देखते हैं वो वुमेन मूवमेंट्स रही हैं, उनके आंदोलन रहे हैं, जिनके कारण समाज में चेंज आ पाई है। तो इन्होंने काफ़ी मूवमेंट्स मतलब इस तरह से मूवमेंट्स वुमेन की डिफरेंट रही हैं। campaign to fight discrimination and violence against men or an important part of women's movement। जैसे campaigns की अब यहाँ बात करेंगे, 2006 में एक लॉ बना था जिसमें क्या था, वुमेन who face physical and mental violence within their homes, है ना। डोमेस्टिक वायलेंस के रिलेटेड एक एक्ट पास हुआ था डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर, कि अगर वुमेन्स के साथ घर में उनके साथ मानसिक जहाँ है ना फिजिकल ये होती है, उनके साथ वायलेंस होती है, हिंसा होती है, तो उनको प्रोटेक्शन मिलेगी, लीगल प्रोटेक्शन मिलेगी। 2006 का एक लॉ है ना। ये हम कैंपेन्स और उनके रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं। एक उसके बाद 1997 में Women movement led the Supreme Court to formulate guidelines in 97 to protect women against sexual harassment at workplace and within educational institution। तो कोर्ट को गाइडलाइन फार्मुलेट करनी पड़ी थी 97 में। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ वुमेन मूवमेंट। 1980s की बात करें, फॉर एग्जांपल वुमेन ग्रुप्स अक्रॉस द कंट्री स्पोक आउट अगेंस्ट डाउरी डेथ, है ना। डाउरी किस तरह से लोग दहेज के कारण जो भी नवविवाहिता होती हैं उनका मर्डर कर देते हैं दहेज के लालच में। तो इसके खिलाफ भी वुमेन्स ने कोर्ट्स के दरवाजे खटखटाए, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की, है ना। इवेंचुअली दिस बिकम ए पब्लिक इशू इन द न्यूज़पेपर्स एंड सोसाइटी। सो एंड द डाउरी लॉज वर चेंज टू पुनिश फैमिलीज हू सीक डाउरी। इस तरह से डाउरी के जो लॉ थे दहेज के रिलेटेड, उनमें भी चेंज लाई गई। यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई है एक सत्य रानी की, एक्टिव वुमेन मेंबर है ये, वुमेन मूवमेंट की मेंबर है। तो इन्होंने फाइल्स कुछ गैदर की हैं और सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों में रखी हुई हैं कि इनकी बेटी को दहेज के लालच में मार दिया गया था, मर्डर कर दिया गया था, और इन्होंने कितने समय लड़ाई लड़ी और इतनी सारी फाइल्स इकट्ठी हो गई इनके पास, इतना लंबा इनका संघर्ष रहा है।
तो इन्होंने ये फाइलें सारी दिखाई हुई। और भी अलग अलग तरीके हैं जिससे वुमेन्स अवेयरनेस समाज में रेस करती हैं, है ना, जैसे नुक्कड़ नाटक करना, स्ट्रीट प्लेस, है ना, सॉन्ग्स, पब्लिक मीटिंग, इनके थ्रू भी वुमेन समाज में चेंजेस लाती हैं। जो भी वुमेन मूवमेंट्स होती हैं उनके थ्रू। प्रोटेस्टिंग, प्रोटेस्टिंग भी एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे जो भी गवर्नमेंट है उनको बताने के लिए कि ये वायलेशन है और इसके लिए कुछ होना चाहिए, है ना। वुमेन मूवमेंट रेजेस इट्स वॉइस व्हेन वायलेशंस अगेंस्ट वुमेन्स टेक प्लेस। तो ये वुमेन मूवमेंट ही इन वायलेशन को सामने लाती है कि ये वायलेशन हो रही है। पब्लिक रैलीज एंड डेमोन्स्ट्रेशन आर अ वेरी पावरफुल वे ऑफ ड्राइंग अटेंशन टू इनजस्टिसेस। तो देख रहे हैं आप पिक्चर में, स्क्रीन पे, कि वुमेन्स रैलीज कर रही हैं और किस तरह से आवाज़ उठाती हैं कुछ भी समाज में अन्याय हो रहा है या कोई कानून का हनन हो रहा है। शोइंग सॉलिडारिटी, वुमेन बहुत सारे काजेज जो होते हैं उनके लिए एक साथ मिलकर काम करती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वुमेन के काज के लिए भी। यहाँ पे आप देख रहे हैं वुमेन साथ में कैंडल्स रेस कर रही है ना, कैंडल्स रेस कर रही है। कहाँ पे कैंडल रेस कर रही है? बाघा बॉर्डर। बाघा बॉर्डर जहाँ पे एक कल्चरल फेस्टिवल होता है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये बॉर्डर है बाघा बॉर्डर। तो यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम होता है, यहाँ पे फीमेल्स ने भी कैंडल रेस की हुई है। ऑन 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन डे, इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड टुगेदर टू सेलिब्रेट एंड रीन्यू देयर स्ट्रगल्स। उन्होंने क्या काम किए हैं वो डिस्कस होते हैं और किस तरह से उनको आगे स्ट्रगल करनी है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर उन्हें सोचना है, वो सब वुमेन इंटरनेशनल वुमेन डे पे विचार किया जाता है महिलाओं द्वारा, जो भी महिलाओं का संगठन है, ऑन 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन डे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वुमेन ही वुमेन मूवमेंट में शामिल रहती हैं, इनमें मेल भी काफ़ी सारे मूवमेंट्स में सपोर्ट करते हैं। दिस चैप्टर एंड्स हियर, दिस आर द क्वेश्चन आंसर। ये सब क्वेश्चन आंसर है जो बच्चों आपको करने हैं। हाउ डिड यू थिंक स्टीरियोटाइप्स अबाउट व्हाट वुमेन कैन और कैन नॉट डू अफेक्ट वुमेन्स राइट टू इक्वालिटी? कौन कौन से स्टीरियोटाइप्स हैं समाज में आपने ये आपने चैप्टर में स्टडी किए। इज वन रीजन वाई लर्निंग द अल्फाबेट वाज सो इम्पोर्टेंट टू वुमेन लाइक राजसुंदरी देवी, रामाबाई एंड रुकैया, है ना। क्या रीज़न था कि एक अल्फ़ाबेट को सीखना पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट था उनके लिए? ड्रॉप आउट रेट गर्ल्स का क्यों ज़्यादा है ना। This way, these are the 4 questions. You have to write these questions in your notebook. This chapter ends here. Thank you for watching.